नमस्ते श्रोताओं, प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी मोरी रंग दे चुनारिया का भाग 2। यूरोप में रहने से क्या होता है? कोई हम अंग्रेज थोड़े ही हैं। अपनी संस्कृति थोड़े ही छोड़ देंगे। मैं उनके कटे बालों को, रंगे होठों को, तराशी भौहों को और अनावृत बाहों को देखती रही। विदेश सेवा में रत अपने पति के साथ मैडम ने सिर्फ चोला बदला था। मन तो अब भी वही घोर परंपरावादी था और घर परिवार में उनके इसी गुण की प्रशंसा होती होगी। फलाने की बहू इतने दिन फॉरेन कराई है पर अपनी संस्कृति नहीं भूली। यह कौन सी संस्कृति है? समधी जी ने शायद मेरे मनोभावों को पढ़ लिया था। खींचकर पत्नी से बोले, ये किस ढकोसलेबाजी में पड़ी हो? जाने दो बच्चों को, 2 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ता। पति की अवमानना करने की ताव शायद उनमें नहीं थी। बोली, उन्हें जगने तो दीजिए। फिर मुझसे बोली, आप तो उनके साथ जाएंगी ना? अगर आपकी सहेली इन लोगों को कुछ देने लगे तो आप अपने हाथ से दीजिएगा, उनसे मत दिलवाइएगा। जया कुछ देगी, यह तो निश्चित था। नए जोड़े को कोई भी खाली हाथ विदा नहीं करता। उस समय क्या मुझसे निर्मम आज्ञा का पालन हो सकेगा? मैं जया को खुशी देने जा रही हूँ, उसका अपमान करने नहीं। तो रहने ही देते हैं। मैं एकदम उठकर खड़ी हो गई। आपने शंका उठाई है तो अब मेरा मन डावाडोल होने लगा है। वही तो, मैं खुश होकर बोली, हम लोगों के इतने पुराने संस्कार हैं, वे सहज ही में थोड़े ही हो जाते हैं। पुरुषों को तो किसी चीज का विधि निषेध नहीं है, पर हम लोग तो इतनी लापरवाह नहीं हो सकती। हर बात को 10 बार सोचना पड़ता है। उनका प्रवचन सुनकर पहली बार पछतावा हुआ। मृणाल के लिए घर ढूंढने में हमने कोई भूल तो नहीं की। मृणाल गई और घर एकदम सूना हो गया। मेहमानों से ठसाठस भरा हुआ था, फिर भी भाई भाई कर रहा था। यही तो फर्क होता है। बेटे की शादी होती है तो घर खुशियों से भर जाता है, पर बेटी के साथ तो सारी रौनक ही विदा हो जाती है। करने को तो अब भी कितने काम थे, पर पहले वाले उत्साह का कहीं अंश मात्र भी शेष नहीं था। 4-5 दिन बाद फोटोग्राफर एल्बम बनाकर दे गया तो मुझे एक जैसे खिलौना मिल गया। मैं घंटों बैठी अपनी लाडली को निहारती रहती, हर आने जाने वाले को दिखाती रहती। उस दिन भीड़ भाड़ में तो मैं किसी को ठीक से देख ही नहीं पाई थी। मेरे मन मस्तिष्क पर तो मृणाल और किशोर छाए हुए थे, पर अब फुर्सत से बैठकर मैं सबका मुआयना कर रही थी और सहसा मेरी आंखें जया की भाभी पर अटक गई। उस दिन केवल उसके छोटे भाई और भाभी ही आए थे। वे भी खाने के लिए नहीं रुके, बस लिफाफा पकड़ाकर चले गए थे। कैमरे ने उन्हें वर वधू को आशीर्वाद देते हुए कैद कर लिया। भाभी की साड़ी देखकर मेरे मन पर सांप लौट गया। यह साड़ी थी जो हम लोगों ने पिछले वर्ष बेंगलुरु में खरीदी थी। पिछले वर्ष कॉलेज की ट्रिप दक्षिण भारत गई थी। पूरे रास्ते में हम लोग साड़ियाँ और नग वाले गहने खरीदते रहे। जया ने गहरे हरे रंग की कांजीवरम साड़ी खरीदी थी, जिसका लाल और सुनहरे बॉर्डर था। उसने कहा था, दीदी इसका उद्घाटन मृणाल की शादी में करेंगे। जया ने वही किया था। मृणाल की शादी में भाभी को वही साड़ी पहनाकर भेज दिया था। अच्छा हुआ जो उस दिन मेरा ध्यान नहीं गया, नहीं तो मूड इतना खराब होता कि बस। तो क्या जया अब वह साड़ी कभी नहीं पहनेगी? वैसे मुझे उस पर गुस्सा भी आ रहा था। शादी में नहीं आई तो ना सही, पर बाद में तो आ सकती थी। क्या उसे एल्बम देखने का भी चाव नहीं रहा, या कि वह मुझ पर नाराज है? पर मैं उसे कैसे समझा पाऊंगी कि मैं मृणाल को उसके पास क्यों नहीं भेज सकी। पूरे 1 महीने की छुट्टी के बाद दोबारा कॉलेज जाते हुए मन खुशी से सरोबार था। पहले ही दिन शादी का एल्बम साथ ले जाना मैं नहीं भूली थी। स्टाफ रूम में दिन भर अच्छा शगल चलता रहा। मुझे लोगों ने दोबारा बधाइयों से लाद दिया, तारीफों के पुल बांध दिए। मैं भीतर ही भीतर पुलक से भर उठी, पर जया को देखते ही सारी खुशी को पाला मार गया। उसने तो सचमुच ही जैसे वैराग्य धारण कर लिया था। मुझे तो उसके पास बैठकर बात करने में भी संकोच होने लगा। मैं तो उससे लड़ने का इरादा लेकर आई थी। मुझे उससे माफ़ी भी मांगनी थी, पर दोनों ही बातें नहीं हो सकी। उसके सूखे चेहरे और रूखी वेशभूषा से अभ्यस्त होने में मुझे 4-5 दिन लग गए। उसके बाद मैंने कहा, जया बाजार कब चलना है? किस लिए?
चंदेरी साड़ी लेनी है ना? अरे दीदी, मैंने तो मजाक किया था। लेकिन मैंने तो मजाक नहीं समझा था। अब आप क्या लड़की की शादी की साड़ियाँ बांटती फिरोगी? रहने दीजिए, गौतम की शादी पर सोचेंगे। लड़का हो या लड़की, क्या फ़र्क पड़ता है? दोनों की शादी में माँ बाप को खुशी तो होती ही है। और फिर लड़के का क्या ठिकाना? कल को कनाडा से एक मैम ले आएगा और कहेगा, मम्मी यह रही तुम्हारी बहू। तब क्या होगा? मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह जाएंगे। मैम बहू आएगी तो क्या आप हमें साड़ी नहीं देंगी? फालतू बातें बंद। यह बताओ बाजार कब चलना है? अभी रहने दीजिए दीदी, अभी बाजार जाती मैं क्या अच्छी लगूंगी? जया, यह तुम्हें क्या होता जा रहा है? मैंने कहा। कहना तो और भी बहुत कुछ चाहती थी पर चुप रह गई। सचमुच इस लड़की को क्या होता जा रहा है? कपड़े तो जैसे भी पहन रही है ठीक है, पर शरीर भी तो सूखता चला जा रहा है। ब्लाउज झूल रहे हैं, गालों की हड्डियां निकल आई हैं, आंखों के इर्द गिर्द स्याह घेरे बन गए हैं। क्या रातों को सो नहीं पाती? क्या इसने खाना पीना छोड़ रखा है? पहले वाली बात होती तो मैं चुटकी ले लेती। जया, लगता है मरने वाले का गम तुम्हें सचमुच खाए जा रहा है। पर अब आपस में ना तो वह संवाद रह गया है, ना जया के बुझे बुझे चेहरे को देखकर यह सब कहने का साहस होता है। उस दिन कैलेंडर की तारीख बदलते हुए याद आया, आज तो जया का जन्मदिन है। उसका जन्मदिन हर साल मैं ही मनाती थी, कुछ ना कुछ उपहार भी देती थी। इस बार का उपहार तो यही था। जब मेरे बार बार कहने पर भी नहीं मानी तो एक दिन मैं खुद ही जाकर उसके लिए साड़ी ले आई। चंपई रंग की खूबसूरत चंदेरी थी जिस पर रुपहले बेल बूटे थे। यह जया का प्रिय रंग था। मैंने गुलाब जामुन सुबह ही बनाकर रख दिए। पंडित जी को दही बड़ों के लिए कह दिया। सोचा और कुछ गरम में आकर बना लूंगी। उस दिन के लिए इनसे गाड़ी मांग ली। सोचा गाड़ी में डालकर साथ ही ले आऊंगी। उसे खिले पिलाकर यहाँ से साड़ी पहनाकर ही भेजूंगी। उसका यह अकारण वैराग्य मुझसे झेला नहीं जा रहा था। किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। वे अपने आप तो इस तथाकथित शौक से उबर नहीं पाएगी। पर कॉलेज जाते ही मुझे निराश होना पड़ा। उस दिन फिर उसकी छुट्टी की एप्लीकेशन आई हुई थी। मेरी सारी व्यू रचना व्यर्थ होकर रह गई। क्या करती है ये लड़की? हर 2 दिन बाद गायब हो जाती है। स्टाफ रूम में मैंने अपनी झल्लाहट उतारते हुए कहा, इसे नौकरी वोकरी करनी है कि नहीं? आपको नौकरी की पड़ी है मिसेज कुमार, वहाँ लाखों के वारे न्यारे हो रहे हैं। मिसेज माथुर का यह फिक्रा इतना अप्रत्याशित था कि मैं जड़ होकर रह गई। विश्वास न हो तो मिसेज गुप्ता से पूछ लो। मैंने मिसेज गुप्ता की ओर देखा। वह बुरी तरह झेप गई। बेचारी गौ महिला है, किसी के पचड़े में नहीं पड़ती। पता नहीं मिसेज माथुर ने उन्हें कैसे लपेट लिया। बताइए ना मिसेज गुप्ता, आप इतना डरती क्यों हैं? कोई आपने चोरी की है? मिसेज माथुर ने उन्हें उकसाया तो मैं बड़े दयनीय स्वर में बोली, भाई हमें तो ठीक से मालूम नहीं है, हमने तो सुना भर है। वही तो पूछ रहे हैं क्या सुना है? हमारे सामने अस्थाना साहब एडवोकेट है ना, वो बता रहे थे कि इन लोगों ने दावा किया है। कैसा दावा? यही प्रॉपर्टी का। हस्बैंड की प्रॉपर्टी के लिए मिस वाजपेयी ने दावा किया है। अपने आप को मिस कहती हैं और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगती हैं। ये मिसेज मालविया थी। इम्पॉसिबल। बड़ी देर बाद मेरे मुंह से निकला, जया कभी इतनी नीच हरकत नहीं कर सकती। मिसेज कुमार। मिसेज माथुर बोली, अपने बच्चों की शादी जरूर कर दी है, पर दुनियादारी के मामले में आप स्वयं अभी बच्ची हैं। आप नहीं जानती कि पैसे का मोह आदमी से क्या क्या करवा लेता है। प्रॉपर्टी के चक्कर में अच्छों की नकाब उतर जाती है। लेकिन जया पैसे की भूखी नहीं है। वह खुद 2,500 रुपये महीना कमा रही है और 1000 और लाख में फ़र्क होता है मिसेज कुमार। पर मैं कहती हूँ इसमें इतनी हाय तौबा मचाने की ज़रूरत क्या है? मिस रायज़ादा बोली, अगर वह उस शख्स के नाम पर 20 बरस तब धूनी रमा कर बैठी है तो उसका प्रॉपर्टी पर पूरा हक बनता है। वह अपने जायज़ हक के लिए लड़ रही है। बात जायज़ या नाजायज़ हक की नहीं है मिस रायज़ादा, मैंने संजीदा होकर कहा। प्रश्न तो यह है कि जिस बंधन को मन ने कभी स्वीकार ही नहीं किया उसके। मन जरूर स्वीकार करता, मिसेज माथुर बोली। अगर मन ये पहले से जानता कि असामी 5 लाख का है तो वह सारे बंधन स्वीकार कर लेता। 5 लाख? जी हाँ। जया के ससुर इस बेटे के नाम 5 लाख फिक्स में छोड़ गए हैं। व्यवस्था यह थी कि इस रकम का ब्याज उन लोगों को मिलता रहेगा जो उसकी देखभाल करेंगे। अब तक ऐसा भी होता ही रहा।
तीनों भाई बारी बारी से उसे संभालते रहे, लेकिन उसकी मृत्यु ने अब प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। इतनी बड़ी रकम का वारिस कौन होगा? वैसे लीगल राइट तो जया का ही बनता है, मिस रायजादा ने कहा। अरे, वे लोग आपस में फैसला कर लेंगे, पर इसे एक कौड़ी भी नहीं देंगे, देख लेना। सुना है इन लोगों ने नोटिस भेजा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो उस आदमी की मृत्यु भी स्वाभाविक नहीं लगती। स्टाफ रूम में फिर मृत्यु के कारणों की चर्चा चल पड़ी। कई तर्क कुतर्क उछाले गए, पर मेरा मन उस बातचीत से बहुत दूर चला गया था। जो कुछ सुना था उस पर विश्वास करना कठिन हो रहा था, पर इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। उस शाम मैं अपने को ठेल ठाल कर उसके घर ले गई। वहां जाने की अब पहले किसी ललक मुझ में नहीं रही थी। उन लोगों का स्वागत भी अपेक्षाकृत ठंडा था। मुझे लगा कि यह संबंध अब बहुत दिनों तक ढोया नहीं जा सकेगा। जया हस्ब मालूम अपने कमरे में थी। साड़ी का पैकेट उसकी गोद में रखते हुए कहा, जन्मदिन की एक तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। ओह दीदी, उसने कहा और उसकी आंखें छलछला आई। यहाँ घर पर तो सब लोग इतने व्यस्त हैं कि किसी को ऐसी छोटी सी बात का होश नहीं है, पर मैं जानती थी आप नहीं भूलेंगी, इसलिए कॉलेज नहीं आई। बहुत मेहरबानी। आप यह सब क्यों लाई हैं? आपका तो आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत है। आपके इस स्नेह ऋण से तो मैं कभी उबर ही ना पाऊंगी। धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ चुकी, अब जरा खोलकर भी देख लो। उसने कांपते हाथों से पैकेट खोला और विस्मय विमुग्ध होकर देखती रही। कुछ देर तक तो साड़ी को गोद में रखकर उसकी मुलायम सतह पर हाथ फिरती रही, फिर उसे गालों से लगाकर उसकी रेशमी छुअन को अपने भीतर संजोती रही। मैं मंत्रमुग्ध सी उसे देख रही थी। लग रहा था जैसे वह बरसों बाद किसी अपने से मिली हो। कुछ देर तक वह मेरी कमरे में उपस्थिति को भूल ही गई। सुनो जया, कल तुम ये साड़ी पहनकर कॉलेज आओगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारा वैराग्य पर्व अब समाप्त करना ही पड़ेगा। वह कुछ देर तक मुझे देखती रही और एकदम बिलख पड़ी। दीदी मरने वाला अपने साथ मेरे पहनने ओढ़ने का सुख भी ले गया। अब ये साड़ी मेरे किसी काम की नहीं। और वे भरभरा कर रो पड़ी। पति की मृत्यु के 2.5 महीने बाद जया का बांध टूटा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे सांत्वना कैसे दूं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसके दुख की जाति क्या है। मैं सिर्फ उसकी पीठ पर, बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने उसे चुप कराने का भी प्रयास नहीं किया। इतने दिनों से संचित आवेग का बह जाना ही ठीक था। बहुत देर तक रो लेने के बाद वह कुछ हल्की हो आई। बड़े ही तरल स्वर में उसने कहा, अगर मुझे कुछ देना ही चाहती हैं दीदी, तो एक सफ़ेद चिकन की साड़ी लाकर दे दीजिए। खुद जाकर खरीदने का साहस मुझ में नहीं है। तो तुम आप सफ़ेद साड़ी भी पहनोगी? हाँ दीदी, बिल्कुल टिनोपाइल काइट साड़ी। उसे पहनकर औरत देवी लगती है। उसे देखकर दया भी उपजती है और श्रद्धा भी। मैंने ध्यान से सुना। उसकी बातों में वह पुरानी जया फिर से झांकने लगी है। शायद जी भरकर रो लेने से मन पर पड़ी उदासी की परत धुल गई थी। मैंने भी उसी मूड में उत्तर दिया, खबरदार, जो कॉलेज में सफ़ेद साड़ी पहनकर आई, मैं गेट के भीतर कदम नहीं रखने दूंगी। कॉलेज की नहीं दीदी, मैं तो कोर्ट की बात कर रही हूँ। वहाँ तो सफ़ेद साड़ी पहनकर ही जाना पड़ेगा। अगर ऐसा है निराश्रित विधवा का रूप नहीं धरूंगी तो जज साहब पसीजेंगे कैसे? कितनी आसानी से, बेतकल्लुफी से वह इतनी बड़ी बात कह गई थी। उसके माथे पर शिकन तक नहीं आई थी। मुझे वितृष्णा सी होने लगी। क्षण भर पहले ममता से उमगता मेरा मन काट हो आया। तो मैंने जो सुना है वह सब सच था? क्या इसीलिए नाटक हो रहा था? नहीं दीदी, अब तक जो हुआ वह लोकाचार था। नाटक तो मैं अब करूँगी, आप देखती जाइए। जया, हाउ कैन यू? गुस्से के मारे मेरे मुख से शब्द भी नहीं निकल सके। आप यही कहना चाहती हैं ना कि जिसने सुख दुख में मैंने कभी हिस्सा नहीं बटाया, उसकी संपत्ति में हिस्सा क्यों मांग रही हूँ? जिसका नाम मैंने कभी अपने नाम के साथ जोड़ने नहीं दिया, उसकी वारिसों की लिस्ट में नाम क्यों लिख रही हूँ? आप यही कहना चाहती हैं ना? हाँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जरा से रुपयों के लिए तुम अपने आत्मसम्मान को ताक पर क्यों रख रही हो? क्या आप सोचती हैं मैं यह सब अपनी मर्जी से कर रही हूँ? तो किसकी मर्जी से कर रही हो? और मर्जी किसी की भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? करने वाली तो तुम हो। मजबूरी है दीदी। कभी कभी मनुष्य को ऐसे भी काम करने पड़ते हैं जिसके लिए मन गवाही नहीं देता।
ऐसी कौन सी मजबूरी है? मजबूरी यह है कि इस मन से परे भी एक दुनिया है जिसमें माँ है, भाई भतीजे हैं, भाभियाँ हैं। वे लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि समय के साथ चलना सीखो। अम्मा कहती हैं कि तुम्हें भाइयों के पास ही रहना है तो उनकी होकर रहो, उनके मन की करो। और भाई कहते हैं, दीदी कितना आदर्श परिवार था हमारा। लोग घर की बहू बेटियों के सामने हमारे घर की मिसाल रखते थे। कितने उतार चढ़ाव आए होंगे, पर हमारे यहाँ कभी चकचक नहीं हुई। सास बहू, ननद भौजाई, देवरानी जिठानी, इनके बीच कभी तकरार नहीं हुई। बहुत अमीर तो हम कभी भी नहीं थे, पर दाल रोटी आराम से चल जाती थी और सब उसमें खुश भी थे। पर इधर कुछ दिनों से असंतोष का लावा सा फूट पड़ा है। पता नहीं कितनी अतृप्त इच्छाएं एकदम सर उठाकर खड़ी हो गई हैं। बड़ी भाभी दिन रात बिसूरती रहती हैं कि पैसों के अभाव में महिमा की शादी अच्छी जगह नहीं हो सकी। अब कम से कम अणिमा के लिए ही अच्छा घर वर जुट जाता। छोटी भाभी कहती हैं कि इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो मयूर शायद आत्महत्या ही कर लेगा। पर भैया के पास कैपिटेशन फी के पैसे कहाँ हैं? छोटे भैया का इस दड़बे में दम घुट रहा है और वे शहर से बाहर एक अच्छा सा फ्लैट खरीदना चाहते हैं। बड़े भैया कहते हैं कि पैसे का सुविधा हो जाए तो वे इस घर की काया पलट ही कर देंगे। और इन सब कामों के लिए तुम्हें बरेली वालों का रुपया चाहिए, यही ना? हाँ। और भैया कहते हैं तुम किसी से भीख नहीं मांग रही हो, यह तुम्हारा कानूनी हक है। आखिर तुमने 20 साल तक तपस्या की है। ये तपस्या की बात तुम्हारे गले से उतरती है? ना उतरे तो उपाय क्या है? आखिर रहना तो इन्हीं लोगों के साथ है। तुम इतने निरुपाय तो नहीं हो जया, अच्छी खासी नौकरी करती हो। नौकरी सिर्फ रोटी देती है दीदी, पर हिंदुस्तानी औरत को एक सुरक्षित छत चाहिए, फिर चाहे वो पिता की हो अथवा भाई की, पति की हो अथवा बेटे की। इसलिए तो इस लड़ाई में अम्मा भी मेरे साथ नहीं है। इस चौथेपन में वे बेटों से बिगाड़ नहीं कर सकती। आखिर वही तो उन्हें मुखाग्नि देंगे। मेरा क्या है? मैं तो महज एक लड़की हूँ जो जन्म लेते ही परिवार पर भार बन जाती है। आई एम सॉरी जया, मैंने उठते हुए कहा। तुम्हारी परेशानियों को तुमसे ज़्यादा कौन समझ सकता है? मैं तो यूं ही कुछ ना कुछ कहती रहती हूँ, मेरे भाषण का बुरा ना मानना। वह मुझे छोड़ने नीचे तक आई, पर हम दोनों में फिर कोई बात नहीं हुई। बैठक से गुजरते हुए देखा, घर के लगभग सभी सदस्य वहाँ उपस्थित हैं और गर्मा गर्म बहस चल रही है। जया, जरा इन लोगों की हिमाकत तो देखो, बड़े भैया ने एक कागज नचाते हुए कहा। क्या हुआ? अरे वे लोग तो तुम्हारी शादी को ही चैलेंज कर रहे हैं। लिखते हैं कि हिंदू विवाह नियम के अनुसार फेरों के बाद ही विवाह पूर्ण रूप से संपन्न माना जाता है। जयमाला कोई वैदिक विधान नहीं है, वह तो मात्र एक परंपरा है। मैं 10 गवाह खड़े कर दूंगा कि फेरे हुए थे, छोटे भैया ने जोश में कहा। तो क्या वे लोग 100 गवाह नहीं ला सकते? आखिर 5 लाख का मामला है। जया की इस व्यंग्योक्ति पर छोटे भैया चकित होकर उसे देखते रह गए। तुम्हारी सास के मरने पर अपने यहाँ चिट्ठी आई थी, पिताजी की पुरानी फाइलों में वह अब भी मिल जाएगी। हम उसे कोर्ट में दिखा सकते हैं। अगर हमारा कोई संबंध नहीं था तो हमें सूचना क्यों भेजी गई? बड़े भैया की दलील बड़ी जोरदार थी, पर जया के पास भी नहले पर दहला था। अगर वे सचमुच मेरी सास थी तो मैं उस समय बरेली गई क्यों नहीं? सास के बाद मेरे ससुर भी शांत हुए, उनकी खबर क्यों नहीं आई? उनके बेटे के बारे में भी हमें तीसरी जगह से पता चला, उन लोगों ने क्यों नहीं लिखा? यही तो जालसाजी है। इसी पॉइंट पर तो हम उन्हें धर लेंगे। और अगर वे ये पूछें कि मैं अब तक मिस वाजपेयी क्यों हूँ तो आप क्या जवाब देंगे? मेरा सर्विस रिकॉर्ड, जीपीएफ, बैंक अकाउंट सब तो इसी नाम से है। अरे तू तो जिरा पर उतर आई। बड़े भैया एकदम गुस्सा हो गए। जिरा कर भी रही हूँ तो किसकी तरफ से, यह तो देखो। मैं अपनी ओर से जिरा कर रही हूँ छोटे भैया, जया ने आवेश में भरकर कहा। 39 साल की हो गई हूँ, कभी तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। हाँ बोलो, क्या कहना चाहती हो? सिर्फ यही कि बस बहुत हो चुका, अब मेरी ज़िंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए। हम खिलवाड़ कर रहे हैं तो इसे और क्या नाम दूँ? मेरे सारे निर्णय आप लोग ही लेते रहे हैं। कभी मुझसे पूछा होता कि मेरी मंशा क्या है? आप लोगों की हठ धर्मी ने मुझे मेरी ससुराल नहीं जाने दिया। वहीं सुख में दुख में जैसा भी होता मैं जी ही लेती। इसका ज्ञान तो हमें घुट्टी में ही पिलाया जाता है। वहीं रहती तो आज यह समस्या न उठती। उस समय आप लोगों ने यह नहीं सोचा कि इतनी पहाड़ सी जिंदगी मैं कैसे काटूंगी। बाबूजी की जिद ने मुझे दूसरी शादी नहीं करने दी, नहीं तो आज मैं कहीं अपनी छोटी सी गृहस्थी लेकर
चैन से जी रही होती। अब आप फिर मेरा तमाशा बनाने पर तुले हुए हैं। अब आप सबूत जुटाएंगे और कोर्ट दर कोर्ट साबित करते फिरेंगी कि मैं सचमुच मरने वाले की ब्याहता पत्नी हूँ। जिस गति से इस देश में दीवानी मुकदमे चलते हैं उससे जाहिर है इसमें सालों लग जाएंगे। तब तक मेरा वजूद क्या होगा बताइए तो। मैं कुंवारी हूँ क्या विवाहिता, विधवा हूँ या परित्यक्ता? सबको जैसे काट मार गया था। कमरे में इतने लोग थे पर जया के स्वर की धार ने सबको गूंगा कर दिया था। बड़े भैया, उसने अश्रु विगलित कंठ से कहा, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। आप चाहें तो मेरी सारी पेंशन, जीपीएफ, सीपीएफ अपने नाम लिखवा लीजिए, पर मुझसे ऐसा कोई काम ना करवाइए कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। मुझ पर इतनी मेहरबानी जरूर कीजिए। चलिए दीदी, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तो मुझे होश आया और शर्म भी। उस पारिवारिक ड्रामे की मूक दर्शक बनी मैं अब तक वहीं खड़ी हुई थी। सॉरी जया, मैंने बाहर निकलते हुए कहा, मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए था। भाभी लोग पता नहीं क्या सोच रही होंगी। मुझे मालूम है वे क्या सोच रही हैं और उनका सोचना बिल्कुल ठीक है। आज आप साथ थीं इसीलिए मैं इतना खुलकर बोल सकी, नहीं तो शायद फिर से होठ सी लेती और अपने में ही घुलती रहती। और फिर एकाएक तरल स्वर में बोली, दीदी अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो आप पर भरोसा कर सकती हूँ ना, निराश तो नहीं करेंगी? जया, मैंने उसका कंधा छूकर कहा, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं थे। तुम ही उधर का रास्ता भूल गई थी। रास्ता भूल गई थी, आपको नहीं भूल सकती। आपसे बढ़कर मेरा अपना है ही कौन? आप ही ने तो मेरे जीवन में दोबारा रंग भरने की कोशिश की है। औरों के तो चेहरे भी इस समय पहचाने नहीं जा रहे हैं। इतनी ज़्यादा भावुकता मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। मैंने तुरंत हाथ दिखाकर एक रिक्शा रोक लिया और उसमें बैठते हुए सहज ढंग से पूछ लिया, तो फिर कल कॉलेज आ रही हो ना? बिल्कुल आ रही हूँ और आपकी दी हुई साड़ी पहन कर आ रही हूँ। जनता से कहिए जरा होशियार रहे, उसने अपने बेलौस अंदाज में कहा। मेरी शाम सार्थक हो गई थी। धन्यवाद।